दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान संदीप ढींढवास, जो किसान आंदोलन का चेहरा रहे हैं, किसान आंदोलन की भूमिका और किसान आंदोलन से अलग भी नड़वा हल्के में और राधनपुर हल्के के पूरे इलाके में ही किसी भी गांव में जब किसी को कोई समस्या हुई तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं उनकी लड़ाई लड़ते हुए। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी विद्या जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ आए हो, धन्यवाद। स्वागत है। और सवाल ये है कि 5 साल आपको हमने लड़ते हुए देखा है, फिर आपने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया। अब ये जो चुनाव में जैसे चुनाव शुरू हुआ है, नए नए लोग बड़े बड़े फ्लैक्स लगा के आ गए हैं जिनको हमने कभी आंदोलनों में या उसमें नहीं देखा है। बीजेपी जब लाठियां चला रही थी, बीजेपी जब जन विरोधी कानून लेके आ रही थी, बीजेपी जब मुआवजा नहीं दे रही थी, तब जो लोग लड़ने वाले थे वो लोग और थे और चुनाव लड़ने वाले और लोग। ये क्यों है? पहले तो मैं आपका और आपके पूरे चैनल का भी धन्यवाद करूंगा उदय भाई, जो आपने हमें ये मौका दिया, ये मंच दिया, लोगों से अपनी बात पहुंचाने का जो जरिया दिया। आपने बात और जो सवाल जो रखी है वो बड़े ही गजब के हैं कि भी पिछले 5 साल जनता के बीच में जिन लोगों ने संघर्ष किया, मुकदमे खाए, लठ खाए, जिन लोगों ने दिन रात किसान और मजदूर, दलित, पीड़ित, युवा की आवाज को हर मुद्दे पर उठाने का काम किया, हर मुद्दे को उठा करके सरकार के समक्ष रखने का काम किया, वो लोग आज कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रहे। और पिछले 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन से अब बड़े बड़े होर्डिंग फ्लैक्स लगा करके मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए बड़े बड़े नेता, अपने आप को बताने का काम करने वाले लोग मैदान में आ गए। नेता ही नहीं, जनता के सेवक। पता नहीं, मतलब देखता हूँ होर्डिंग्स पे लगा हुआ कि जनता के सेवक। आजकल तो एक राजनीति का ट्रेंड सा ही बन गया है, समाज सेवी, जनता का सेवक। मतलब पहले इन शब्दों की कोई मर्यादा भी हो करती, इन शब्दों को लगाने के लिए मतलब दिन रात संघर्ष करना पड़ी करता, लेकिन आजकल तो बड़े बनाए यहाँ मतलब डिस्पोजल टाइप वाला काम है। ये समाज सेवी भी डिस्पोजल हो गए आज की डेट में, गद्दे से उतरे हैं। चुनाव डिक्लेयर हो गए, वे समाज सेवी सारे शायद मेरे हिसाब से दिल्ली होंगे और टिकट के लिए दिल्ली हैं, टिकट के लिए हैं, या फिर यहाँ आम लोगों को गुमराह करने के लिए दिल्ली होंगे। इन लोगों को भी जवाब देने का समय लोगों को आ गया। लेकिन एक समझ इस बात की है कि लोगों को राजनीति समझनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं कि वे 2 महीने, 3 महीने लोग आपके अंदर आए, पैसे का ताकत आपको दिखाई, पूंजीवाद के जरिए आप लोगों के बीच में खड़े हो गए और आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो गौण कहीं ना कहीं हो जाते हैं। इस धूल भरी आंधी, इस आंधी को छाट करके आम लोगों को ये सोचना चाहिए, हम लोगों को अपना वो जनप्रतिनिधि चुनना है जो हमारे बीच में खड़ा रह सके, जो हमारी वकालत चंडीगढ़ विधानसभा में जाकर के कर सके, हमारे क्षेत्र के मुद्दों को वहां जाकर के उठा सके, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे आज बेरोजगारी की बात हो, चाहे हमारा जो नड़वा जो क्षेत्र है वो पानी की किल्लत से बड़ा आज हालात ये है कि हमारे राजस्थान का सटा एरिया है, वहां तो आज पानी के कारण फसलें लहला रही है, लेकिन हमारा क्षेत्र में बार बार किसान संघर्षरत रहे। कारण क्या है नड़वा में पानी न होना? क्योंकि एक आंदोलन बड़ा रहा है पानी के लिए, पानी न होना, इसका कारण क्या है? मैं स्पेशल इसी चीज के ऊपर मेरा आंदोलन होने के बाद भी इस चीज को लेकर मैं गंभीर रहा हूं कि पानी के मुद्दे को किस तरह से मेरे क्षेत्र में पूरा किया जाए, किसान के खेत तक पानी के। 1942 के अंदर चौधरी छोटू राम जी ने भाखड़ा डैम की नींव रख करके एक सपना संजोया और 1954 तक आते आते इस दौरान देश भी आजाद हुआ, सरकारें भी बदली, जो पंजाब संयुक्त था वो 2 टुकड़ों में भी बटा, मतलब कैसे कैसे झेले इस क्षेत्र ने झेले। और 1954 में करो प्रताप सिंह की सरकार और मतलब तमाम उन नेताओं की बदौलत आज इस क्षेत्र तक पानी पहुंचा। लेकिन धीरे धीरे इसी पानी के अंदर इन लोगों ने कहीं ना कहीं कोई नाला निकाल दिया, कोई खाड़ा निकाल दिया। उसके अलावा आज 78 साल आजादी का दौर बीत गया, लेकिन इन लोगों ने कोई नया सोर्स पानी का पैदा ही नहीं। तो शुरुआत में आप कहना कि पानी होता था वो कम होता इस सत्र पे चला गया कि इस इलाके में पानी नहीं। जी बिल्कुल। तो यहाँ के जो नेता जो लोग हैं जो विधानसभा में चुन के जाते हैं वो पैरवी नहीं करते क्या? नहीं, वो पैरवी करते नहीं,
वो अपनी कॉलोनी काटते हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं। अपने लोगों को पंप किस तरह दिए जाए, आज आप देख लो, जिसको हमने चुन के भेजा था उसके पास दर्जनों पंप है। उन लोगों के सिर्फ एसडीएम और थाने की दलाली करने से समय नहीं है, वो जनता के लिए कहाँ टाइम निकाले। उन लोगों को तो अपना घर बनने के लिए भी मतलब फिर संदीप जुटे हुए हैं। संदीप, सवाल ये नहीं बनता कि जो जनता है, जो गांव के लोग हैं, जो 5 साल आंदोलन करते पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, स्कूल के लिए या दूसरे तीसरे समस्याओं के लिए, कि अच्छे से इस रूट पे बस भी नहीं है सरकार की, जी बिल्कुल। उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि अब चुनाव आया है तो अपने बीच से किसी को चुन ले, या जो आंदोलन में लाठियां खाने वाला था उसको चुन ले, न कि इन लोगों को जो अभी 15-20 दिन से ही समाज सेवी बने हैं। देखिए, हम लोग तो लोगों के बीच में जावा ये चीज समझावा उन लोगों को भी, अपने बीच में रहने वाले आदमी को अपना वकील बनाने का काम करो, आपकी लड़ाई लड़ने वाले को अपना वकील बनाने का काम करो, आप लोगों के हित के लिए जो दिन रात काम कर रहे हैं उनको अपना वकील बनाने का काम करो। जो लोग 5 साल मैदान में खड़े रहते हैं उनको चुनने का काम करो, न कि जो चुनाव के समय 1 या 2 महीने आपके बीच खड़े होते हैं उनको चुनने का काम। ये समझ धीरे धीरे पैदा होगी, क्योंकि पूंजीवाद इतना हैवी हो गया। आज हमारे गांव का जो किसान है, मजदूर इतना भोला है, कोई बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी लेके चला जाओ तो उसकी चकाचौंध में हमारे जो भोला किसान आम मजदूर है वो बह जाते हैं, और वो लोग वहां जाकर के बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने इन लोगों को दिखाते हैं, तो हमारा जो आम आदमी है वो गुमराह हो जाता है। ऐसा भी नहीं है ना कि मैं देखता हूँ कि अभी जैसे अभी मीडिया का भी एक दौर है और फ्लैक्स लगे हुए हैं, उसमें एक माहौल भी तो बनता है ना कि अब की बार तो बीजेपी जाएगी, तो अब की बार फलानी सरकार आएगी, पिछली बार कह रहे थे फलानी जाएगी तो वो आ जाएगी, उसमें भी वोटर बैठ जाता है। जी बिल्कुल, ये बात भी आपकी जायज है। हमें आज भी याद है वो कांग्रेस का दौर, जब जमींदारों से जमीनें भी छीने जा रही थी, लोग नारे लगाते थे कांग्रेस का बटेऊ है वाड्रा, पता नहीं ऐसे ऐसे शब्दों के साथ कांग्रेस को नमाजने, कांग्रेस ने तो सारी जमीन वाड्रा को बेच दी। ये भी प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार, डीलरों की सरकार उसको कहा गया। मतलब किन किन बातों के साथ में उस सरकार को गिराने के लिए लोगों ने बीजेपी को अपनी आस और उम्मीद जता करके, भरोसा दे करके विधानसभा में 10 साल नवाज दिए। आज हालात ये है कि बीजेपी से कांग्रेस वाले हमें डरा रहे, वो ये कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी को देख ले, कांग्रेस को ले आओ। बीजेपी मतलब इस तरह की लोगों के अंदर माइंड सेट करने का ये काम करे, भी एक बार वो एक बार एक बार वो एक बार। आंदोलन के दौरान भी जब हमारे बड़े बुजुर्ग किसान नेता जब भाषण देते थे तो कहते थे भी हमने पिछली सरकारों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। तो हमारे अंदर एक सवाल उस समय भी खड़ा था, भी पीछे भी लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं, वोट के टाइम आगे भी लड़ेंगे, वोट के टाइम फिर उनको वोट दे दो। लेकिन इसकी जो गंभीर तो बात यह कि बीमारी क्या है, बीमारी तो ये है कि जब तक हमारी राजनीति या सत्ता में किसान मजदूर की हिस्सेदारी नहीं हुई, हमारे वकील जब तक विधानसभा और संसद के अंदर नहीं गूंजेंगे, तब तक हम इन बड़े जो पूंजीपति लोग हैं इनका कहीं भी मतलब। संदीप, उम्मीद है कुछ इस इलाके में? जी बिल्कुल उम्मीद है कि मेरे को तो बिल्कुल। मैं तो वो पौधा हूं जिसको राजनीतिक तौर पर लोगों ने लगाया। जिला परिषद का चुनाव था, ना पैसे का बल था, ना मतलब कोई परिवार की घड़ी सी राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, फिर भी लोगों ने 9000 वोट दिए और उस मैदान में लाया। मैंने पिछले 2-2.5 साल का करीब समय बीत गया, मैं अपने लोगों के लिए आज भी सड़क पे हूँ। मैंने किसी पार्टी को ये नहीं कहा कि भी मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा। जो जनता की भावना लगी, जो जनता ने मुझे कहा जनहित जो करना है, मैं तो तैयार रहे, और आगे भी अगर जनता ने जो इशारा करे और जो जन भावना की भाप लेते अगली लड़ाई। संदीप, सवाल ये है कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन के नेताओं को वोट के लिए सपोर्ट किया, खासकर किसान आंदोलनकारियों ने। और उसमें आप भी यहाँ से जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार था, कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश सांसद, उसका आपने मदद की। तो अभी विधानसभा में क्या होगा? उदय जी, बात ये है कि इंडिया गठबंधन बना और देश को एक विकल्प देने का जो काम किया था, जो उम्मीद थी कि भी देश के अंदर इस गठबंधन के जरिए मोदी सरकार को जिताने का काम करेंगे, एक मजबूत विपक्ष देने का। और जनता ने भी इंडिया गठबंधन को स्वीकार करते हुए मोदी को चुनौती देने का काम करे और उसकी सरकार को लंगड़ा करने का काम करे, और मोदी को भी अक्ल लगाने का काम करे। भी ज्यादा हवा लेने की जरूरत नहीं है, जनता यहाँ सर्वोपरि है, अपने आप को तानाशाह ना समझ भूल कर बैठेगा। लेकिन इस बीच में
हमारे जो किसान आंदोलन से जुड़े जो मूवमेंट के लोग थे, पहली बार तो एक बात उठी कि कहाँ से भाई, पहला ऐसा दौर था ये विपक्ष का, जब होता तो ये था सरकार चलाती थी, विपक्ष लड़ाई लड़ता था, जनता साथ देती थी, यही हुआ आज तक। लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि जनता लड़ाई लड़ रही थी और विपक्ष ऐसी गाड़ियों में बैठ के आता और हमें समर्थन देके जाए करता आंदोलनों में, हम आपके साथ हैं, यूं करके वापस ऐसी गाड़ी में बैठ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनका जो हमारे सामने जो सपने संजोए इंडिया गठबंधन को हमने स्वीकार किया और इनका साथ दिया, और उसकी बदौलत आज मोदी को भी अक्ल लगाई। लेकिन इस दौरान पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तमाम नेताओं का गांव में किसानों ने डट करके विरोध किया, पंजे गाड़ कर विरोध किया। उस दौरान 300 से ज्यादा मुकदमे किसानों के ऊपर दर्ज हुए। लेकिन शर्म की बात यह है कि कांग्रेस जिन किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रही थी और सत्ता में मजबूती पाई आज उन लोगों ने संसद के अंदर, उन 300 मुकदमों पर आज तक उन लोगों का जो जीत के गए या फिर विपक्ष या इंडिया गठबंधन के किसी आदमी का कोई बयान तक नहीं आया। मुकदमे तो हम खा रहे हैं, ये तो वही बात होगी नहीं, तो बंदर खावा काकड़ी रीछ खावा लठ। तो मतलब इन लोगों ने तो यही साबित कर दिया भी हम तो इसीलिए बने मुकदमे, इनका लगेंगे लठ, इनका लगेंगे, सत्ता में कांग्रेस जाएगी, फिर कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस आए, बीजेपी हमें मुस्लिम करके डराएगी, ये कांग्रेस वाले ये कह के खाएंगे कि बीजेपी को हराना है। मतलब इन लोगों को ये समझ नहीं है आज तक, जिनकी बदौलत आप लोगों को इतनी मजबूती मिली है, उनकी पैरवी तो करो, उनकी पैरवी तो कम से कम ये लोग, जिन लोगों पे 300 मुकदमे इस चुनाव में, पिछले चुनाव में किसानों के ऊपर दर्ज हुए, किसान नेताओं पे। और जब बात आई उनको हक और अधिकार देने की बात आई, मैं देखो कांग्रेस ने हमें दिया क्या? जब लड़ाई हम लड़ रहे थे विपक्ष की, भूमिका हम निभा रहे थे विपक्ष की, तो फिर कांग्रेस सत्ता में क्यों? अगर सत्ता में तो हमें हमारे नुमाइंदे वकील जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान हमारी पैरवी करी, उन लोगों को भेजो हमारी विधानसभा, ताकि हमें भी ये भरोसा हो भी आप लोग हमारे हिमायती हो। कम से कम वो तो जाके ये बोलेंगे भी हमारे किसानों के ऊपर 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए और इनको वापिस लो। अगर हमारा गुनाह नहीं था तो फिर इन लोगों ने इस तरह से हमारा यूज करने का जो काम करे। लेकिन अगर विपक्ष हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगी तो फिर सत्ता में सवाल, मेरा भी यही सवाल है, मैं जनता को भी ये सवाल छोड़ रहा हूँ आपके माध्यम से, फिर लड़ाई लड़नी है। आज यही हालात है कि इन लोगों की सत्ता नहीं आई, फिर भी 300 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किसानों पर हो गए और आज तक इनका एक बयान नहीं आया। तो क्या उम्मीद करोगे कि आप सत्ता में आने के बाद ये लोग किसानों के साथ खड़े? गिरफ्तारियां भी कर सकते सत्ता में आने के? जी बिल्कुल, इस बात में क्या दो राय है। जो काले कानून आए उनमें ये उड़ा था, जो पीछे जो 10 आदमियों में साइन करने वालों में उड़ा था, जो पहले जो इन्होंने तैयार कराया था प्रोफार्मा भी इस तरह से किसानों का उद्धार कर रहे थे इन काले कानूनों के खिलाफ, ये कांग्रेस लेके आने वाली। संदीप, सवाल ये है कि अगर इस इलाके में आंदोलनों का कोई चेहरा, किसानों का, मजदूरों का कोई चेहरा अगर चुनाव में नहीं आता है और ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है, वो उन्हीं लोगों को टिकट दे देती है जो 10 दिन के समाज सेवी है, 15 दिन के समाज सेवी है, तो फिर आपका क्या रहेगा? नहीं, हम तो क्या एक विकल्प के तौर पे जाओगे राजनीतिक चुनाव में? जी बिल्कुल उदय जी, हम तो इन लोगों के पहले भी खिलाफ रहे, पूंजीवाद आगे भी खिलाफ रहे, और जो जन भावना होगी उस जन भावना का कदर करते हुए हम जो जनता चाहेगी वो निर्णय जरूर लेंगे, बड़ी मजबूती के साथ लेंगे। नतीजे चाहे जो भी ले, हम किसी की लीक को मिटाने या ढोने के लिए कभी मैदान में नहीं उतरे। हम अगर उतरेंगे तो अपनी लीक खींचने के लिए उतरेंगे और उस लीक को भी बड़ा करके दिखाएंगे इन लोग। और मैं एक और पूछ रहा हूँ कि अभी जो नड़वा का है, इसके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि आप तो नड़वा में और आदमपुर के इन सभी इलाकों में आप काम करते रहे, तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा सबसे बड़ा तो आज इस क्षेत्र का जो किसान के लिए जो पानी का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। बालसमंद की बात करो, चाहे आप मान लो आदमपुर और नड़वा, दोनों लोगों के लिए जो राजस्थान से सटा क्षेत्र रहा है, पानी आज सबसे गौण मुद्दा। चाहे आज आप जिंदल माइनर की बात करो, चाहे सरसाना की बात करो, चाहे बालसमंद की बात करो, पानी के मामले में ये क्षेत्र दिन भर पीछे पिछड़ता जा रहा है। और पीछे जो सरकार ने नीतियां दी है कि जिस तरह से नरवाना को भी ये पानी देने की बात कर रहे हैं, जींद को भी पानी देने की इसी नदी से बात कर रहे हैं,
अस्सी शहर को भी पानी देने की बात है। तो मेरा मानना ये है कि अगर पानी पीछे से नहीं बढ़ रहा तो 80-100 क्यूसेक पानी और चला जाएगा हमारा, तो हमारी तो टैल सूख जाएगी। किसान दिन भर इस क्षेत्र का निचले क्षेत्र पर चाहिए। सबसे शिक्षा के मुद्दे, आज स्कूलों की हालात जाके देख लो आप भाई साहब। सरकार ने नीतियां लगा दी, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, अगर दूसरे बार प्राइवेट में पढ़ाओगे तो हम 1500 रुपए देंगे। मतलब इनकी जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं सरकारी जो स्कूल है उसको ध्वस्त करने की। इन लोगों की मंशा है, जैसे पंचायत के जमीनें नाम थी आज वो स्कूलों के नाम करवा दी। इन लोगों को कॉर्पोरेट हाथों में देने की इन लोगों की मंशा है। इन लोगों को जवाब देने, इन लोगों की वकालत करने। युवा के आज रोजगार की बात कर लो, हालात ये है कि आज 6-7 हज़ार रुपए में आज मेरे क्षेत्र का युवा प्राइवेट फैक्ट्री और गोदाम में नौकरी करने को मजबूर है। ये जो आज नतीजा है, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस हालात में लोग पहुंचे हैं कि आज उनको रोजगार के साधन छीन के, उनकी जो आजीविका का था, चाहे पशु मेलों की बात करो, चाहे आज आप किसानी की बात करो, किसानी करे तो पानी नहीं है, पशु पाले तो मेले नहीं है। मतलब ये जो ढांचा था पहले मेरे गांव में, यूं मान के चलो कोई जुत्ती बनाने का काम करता था तो आज बड़े बड़े होल सेल खुल गए इनके बड़े बड़े। लेकिन जुत्ती बनाने वाला खत्म हो गया, जुत्ती बनाने वाला खत्म ही हो गया। मेरे गांव में कंबल बने कर दे जुलाए थे, उन लोगों को मतलब इन लोगों ने पिछाड़ने का काम कर दिया। कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, सरकार ने कोई नीतियां नहीं लाई। आज वो लोग बेचारे मजदूरी के ऊपर आधारित हो गए। जो खुद के मालिक थे, अपने खुद के जो लोग मालिक हुआ करते थे फैक्ट्री के, आज वो मजदूर बन गए। ये नीतियां जो सरकार लेके आई है, जिस तरह से निचला जो तबका है आम किसान का, मजदूर ने, उसको धीरे धीरे ये लोग खत्म कर दिए। आज खेती इतनी पिटिए भाव नहीं है। आज कोई एक स्कीम ले आए, पोर्टल खुल गया, कागज नहीं पूरे हुए। हालात ये है कि आज आम आदमी अपने कागजात नहीं पूरे कर पाया। बीजेपी सरकार आने के बाद वो पोर्टल के अंदर घुस गया, पहले आधार कार्ड लिंक करवांदा बेचारा परेशान हो गया। लोगों ने आदमी हायर करना पड़ जाए कई बार, तो भी तू मेरा यो काम करवा के ले आते, तू इतना में कोई नई और योजना लेके आ जाइए। योजना इनकी एक लाइन नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, इन लोगों ने एक लोगों को माइंड सेट कर दिया कि भी इनको बेला नहीं छोड़ना। इनको CHC बना दी, CHC में खड़े रखें, फिर रही कहीं कुछ न कुछ और बात लेके आ जाए। तो ये लोग जो बात कर रहे थे, आपने पीछे भी राम मंदिर झंडे ला दो, कभी थाली बजा दो, कभी दीवे ला दो। मतलब लोगों ने इस तरह से माइंड वॉश करने का ये लोग काम करे कि ताकि लोगों का ध्यान ही ना जाए। अब पीछे मैं कई साथियों को ये भी कह रहा था, अभी इतने लोग अभी हरिद्वार गए, पूछ रहे आंकड़े देख रहे थे इतने। बोला राम मंदिर में कितने लोग है? राम मंदिर में आस्था है, हमारी भी है, हम भी हैं उस धर्म के मानने वाले, लेकिन इतने लोग अगर से हमें दे दे तो हम तो संसद पे चढ़ाई करें और अपने मुद्दों को लेकर आए। मंदिर में मिले या ना मिले, रोजगार भी मांगेंगे, शिक्षा भी मांगेंगे, भाव भी मांगेंगे, किसान के लिए पानी भी मांगेंगे, सड़कें भी मांगेंगे। तो ये जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, आज अगर आपको शिक्षा का रास्ता चुनो, संसद का रास्ता चुनो, विधानसभा का रास्ता चुनो, वे काम हमारे वहीं से होंगे। मंदिर, आस्था, भगवान हमारे, लेकिन इन लोगों ने आस्था को लोगों के गुमराह करने का एक जरिया बना दिया। एक यू बना लिया भी बीजेपी कहेगी वही हिंदू है, मतलब भाई मोर हम मारांगे। तो हमने तो बचपन से हमारे बाप दादा ने कोई पीढ़ियां तक सिखाने आए हैं जी, हमें धर्म की परिभाषा सिखाने के लिए। किसान के तो खेत में जब ट्यूबवेल लगाते थे, खेत में या कोई कमरा बनाते थे, वहां भी अनुमान की 3 ईंट रखते थे, एक लाल झंडा गाड़ देते, वो था उसका अनुमान। बिल्कुल एक आस्था थी। लेकिन इन बीजेपी वालों ने इस आस्था को भी एक बड़ी राजनीति बना लिया और लोग बाजार भी बना दिया, बाजार बना दिया। बिल्कुल, मैं यूं कहूँ अगर राम मंदिर बनाया, हम स्वागत करेंगे उनके फैसले, लेकिन हम ये चाह रहे राम मंदिर के कारण आज राम राज भी आना चाहिए था। अयोध्या में लोगों ने इनको जवाब भी दिया और इनको चुनाव में रहने का भी काम करे। क्योंकि अगर राम मंदिर से ही अगर से लोगों का भला होना था तो आज हम चक्रव्यूह तोड़ना भी सीखते पेट में। आज राम का नाम लेते भूख भी जानी थी, लेकिन रोटी कमानी पड़ेगी। रोटी कमाने के लिए हमें सोर्स पैदा करने पड़ेंगे, तब जाकर के आम आदमी की भूख दूर। लेकिन इन लोगों ने वहां भी हजारों मंदिर तोड़ दिए।
हजारों मंदिर तोड़ दी, दुकानें तोड़ दी। और संदीप का जो एक कहना है, इस पे जरूर एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि 5 साल सत्ता जो रहती है उससे उसके नेता जब आपके बीच में आएंगे उनसे आप जरूर सवाल पूछोगे कि 5 साल उन जनता के लिए क्या काम किया। इसके साथ में विपक्ष के नेता भी जो आएंगे, जो कहेंगे कि इनको हटा के हमें मौका दे दो, उनसे भी आपने सवाल पूछना चाहिए कि 5 साल विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आपकी जिंदगी की, रोजाना की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जो आपको समस्याएं आई उसकी लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी। बहुत से नेता तो इस बात पे वोट मांगेंगे हम मुकाना कर दे। जी बिल्कुल, इसमें वोट मांग जो एक नया ट्रेंड है, जो ट्रेंड अब बन गया। अभी आज हमें 5 साल आप लोगों के बीच में मुकान आए, अरे आप लोग ऐसा काम करो नहीं कि मुकान आना ही नहीं पड़े, बस लोगों को खुशहाल बनाओ। रात में लोगों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वो मूलभूत चीजें उन गांव तक, उन लास्ट छोर तक पहुंचाने का काम करो कि उन लोगों का मृत्यु दर कम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आज उदय ये है कि देश के 75-80 साल आजाद होने को चले गए। हमारे बूढ़े टैक्स पे करते आज 70-80 साल हमारी चौथी तीसरी पीढ़ी टैक्स पे कर रही है। और शर्म इस बात की आ रही है कि जो नीतिकार आज लोकसभा के अंदर गए या विधानसभा के अंदर गए, वो लोग आज तक हमें शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजों की गारंटी नहीं दे सके। मतलब इतना लंबा अरसे आज इस देश को आजाद हुए क्या, लेकिन वो लोग ये शोर नहीं कर पाए कि भी देश में जन्मा हर आदमी शिक्षा का अधिकारी होगा, चाहे उसका जो पैसा लगेगा वो सरकार देगी। इस देश में जन्मा हर आदमी को स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार होगा, उसका पैसा सरकार देगी। तो वो चीजें आज ये लोग 70-80 साल के बीच जो दौर गया इसमें नहीं दे सके, तो फिर उम्मीद भी हम क्या है। संदीप का सवाल बहुत बड़ा है कि 70 से 80 साल के आसपास देश आजाद को हो गए हैं, 78 साल पूरे हो गए। और लाल किले से भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे। वो विकसित भारत कैसा होगा, उसमें स्वास्थ्य होगा फ्री, उसमें शिक्षा फ्री होगी नहीं होगी, उसमें पीने के लिए पानी होगा या नहीं होगा, या विकसित भारत अडानी अंबानी के लिए होगा, जरूर सोचना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी आपके बीच में समाज सेवी बन के आता है उससे जरूर आपने सवाल पूछना चाहिए कि 5 साल उसकी समाज सेवा कहाँ चल रही थी। वो आपके किसान आंदोलन में, वो आपके मजदूर आंदोलन में, वो आपके छात्रों के आंदोलन में, वो आपके बसों की लड़ाई में अगर शामिल नहीं थे तो आपको उनको भी करारा जवाब देना चाहिए कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं। तो संदीप हमारे साथ थे और संदीप दिनवार से भी सवाल पूछना चाहिए जब आपके बीच में जाएंगे कि ये थे या नहीं थे, जरूर इनसे भी सवाल पूछना चाहिए। धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने ये मौका दिया, मंच दिया हमें।